अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नंबर में, पर्सन में और केस में अपने एंटीसीडेंट के साथ किस तरह से अग्री करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे नए व्यूअर्स के लिए कि एंटीसीडेंट होता क्या है। क्या होता है एंटीसीडेंट? जी, द नाउन or pronoun which the relative pronoun refers or relates to is called its antecedent। जी, हम ये जानते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ होता है अमूमन उसमें दो क्लॉजेज होते हैं, एक मेन क्लॉज होती है, एक रिलेटिव क्लॉज होती है। अब जो रिलेटिव क्लॉज के अंदर होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है मेन क्लॉज के अंदर जिस नाउन को या प्रोनाउन को रिफर कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है, वो नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। अभी हम सेंटेंसेस में आगे उनकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जी, तो अब रूल क्या है अग्रीमेंट का? अ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज दैट ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। जी, यानी कि जो आपका एंटीसीडेंट का नंबर है या पर्सन है, आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका भी वही नंबर होना चाहिए और वही पर्सन होना चाहिए। और इस फिनोमेनन को कहते हैं अग्रीमेंट। अग्री करना यही होता है कि जो आपके एंटीसीडेंट का पर्सन एंड नंबर है वही आपके रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन एंड नंबर होना चाहिए। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है द नंबर एंड पर्सन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज शोन बाय इट्स वर्ब। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन तो ऐसे होते हैं ना कि उनका नंबर जब चेंज करते हैं तो उनकी जो है वो फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे अब दैट है, तो दैट अगर सिंगुलर आपका एंटीसीडेंट है तो उसके लिए वो दैट है, आप प्लूरल है तो वो दोज बन जाएगा, तो वो फॉर्म चेंज हो गया ना, तो बड़ा क्लियर है। अच्छा, इसी तरह जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे पर्सनल प्रोनाउन में अब थर्ड पर्सन में है, मेल है तो ही है, अब जेंडर चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में इट हो जाएगा, सिंगुलर में ही शी इट है तो प्लूरल में दे हो जाएगा। तो वो फॉर्म चेंज हो जाती है जिससे जेंडर और नंबर का हमें पता चल जाता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन में मोस्टली जो है वो फॉर्म चेंज नहीं होती, यानी सिंगुलर आपका एंटीसीडेंट है तो तब भी रिलेटिव प्रोनाउन वही यूज हो रहा है, प्लूरल है तो तब भी वही यूज हो रहा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे इस चीज को जाहिर करेंगे कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है या प्लूरल में यूज हो रहा है? तो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसका नंबर और जो पर्सन है वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब होता है उससे पता चलता है। अगर आप सिंगुलर प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आप यूज करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। अगर आपका प्लूरल फॉर्म में एंटीसीडेंट है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका नंबर एंड पर्सन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस उसके वर्ब से हम शो करते हैं। अभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स में एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंट सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जी, तो चले हमारे पास ये सेंटेंस है जी, द गर्ल हु वाज क्लेवर वॉन द प्राइज। अच्छा, रेड इंक के अंदर जो लिखे हुए हैं वर्ड्स वो आपके मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो आपका रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। हाँ जी, अब हु वाज क्लेवर ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है और द गर्ल वॉन द प्राइज ये हमारा मेन क्लॉज है। अब ये हु किससे रिलेट कर रहा है? गर्ल को रिलेट कर रहा है। इसका मतलब है गर्ल जो है वो इसका एंटीसीडेंट है। अब गर्ल सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसका मतलब है हु जो है हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। तो अब कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हु जो है सिंगुलर फॉर्म में भी हु होता है, प्लूरल में भी हु होता है, इसकी फॉर्म तो चेंज होनी नहीं है, वर्ब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जी, इसका जो हु है इसके साथ हमने वॉज यूज किया, वॉज सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब है कि ये वॉज शो कर रहा है कि हमारा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। इस बात की क्लैरिटी आपको बिल्कुल हो जाएगी जब वेरी नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे। देखें, द गर्ल्स हु वर्क क्लेवर वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे ये हु जो है इसका एंटीसीडेंट क्या है? गर्ल्स है। अब गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है।
अब हमने अपने रिलेटिव प्रोनाउन को भी प्लूरल फॉर्म में यूज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो अब इसकी प्लूरल फॉर्म भी हुई है, तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लूरल फॉर्म में? इसके वर्ब की हम फॉर्म चेंज करेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं एंटीसीडेंट सिंगुलर था, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है हु के साथ। और नीचे वाले सेंटेंस के अंदर जो एंटीसीडेंट गर्ल्स ये प्लूरल है, तो लिहाजा हम अब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द गर्ल्स हु वर क्लेवर वॉन द प्राइज। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं इसमें आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने एंटीसीडेंट में नंबर के लिहाज से जो है वो अग्री करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हु एम योर इंस्ट्रक्टर विल हेल्प यू। अब इस सेंटेंस में देखें ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है, इसमें हु है। हु किसको रिलेट कर रहा है? आई को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है हु का एंटीसीडेंट आई है। अब हमने जो हु है इसका जो नंबर है और जो इसका पर्सन है वो आई के मुताबिक करना है। तो अब हु जो है उसकी फॉर्म तो चेंज ही नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी आप पर्सन यूज कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसकी फॉर्म तो चेंज नहीं होगी। फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन सा पर्सन है? इसके वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे। तो हु के बाद एम, एम आपको पता है फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है वर्ब, तो लिहाजा हु के साथ जब हम हु आई को रिलेट कर रहे हैं तो हु के साथ वर्ब एम लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम इस तरह से कर दें आई हु इज योर इंस्ट्रक्टर, तो ये गलती नहीं होगी बल्कि ये एक ब्लंडर होगा, ठीक है। तो इसलिए एम यूज करेंगे, आई हु एम योर इंस्ट्रक्टर विल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, those who live for others live forever। हाँ जी, हु किसे रिलेट कर रहा है? those को, जो कि प्लूरल है, इसका मतलब एंटीसीडेंट प्लूरल है। अब हम कैसे शो करेंगे जी कि ये प्लूरल है? हाँ जी, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु है इसके साथ जो वर्ब है उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। देखिए अगर सिंगुलर होता है एंटीसीडेंट तो हु के साथ लिव्स आना था, अब प्लूरल फॉर्म में एंटीसीडेंट है तो हु के साथ हम वर्ब जो है वो लिव लगा रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं वर्ब को। तो इससे हमें शो हो रहा है कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो नंबर के लिहाज से एंटीसीडेंट के साथ एग्री कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में आई हु आई योर इंस्ट्रक्टर विल हेल्प यू, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये अपने एंटीसीडेंट आई के साथ पर्सन के लिहाज से एग्री कर रहा है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखें जी, ये थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में। दिस इज द ओनली वन ऑफ हर पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। जी, तो अब यहाँ पे दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेट किसको कर रहा है? पोएम्स को रिलेट कर रहा है। अब पोएम जो है हमारी वो प्लूरल नाउन है, हमने यहाँ के सिंगुलर फॉर्म में क्यों यूज कर दिया वर्ब को? देखिए जरा गौर करें, ये आपका जो पोएम्स हैं नो डाउट वो प्लूरल फॉर्म में ही है, लेकिन अगर इस पूरे को देखें तो वन ऑफ हर पोएम्स की बात की जा रही है। तो दैट का जो एंटीसीडेंट है वो पोएम्स नहीं है, वन ऑफ हर पोएम्स है। ये पूरा इसका एंटीसीडेंट बन रहा है कि यानी जो उसकी पोएम्स हैं, पोएम्स में से सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। ये ओनली आ गया ना, ओनली वन, तो इसका मतलब है फिर हमारा जो दैट है इसका एंटीसीडेंट प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। हम सारी पोएम्स की बात नहीं कर रहे, हम एक पोएम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉमन सेंस से भी काम लेना है, ये नहीं है कि जहां का आप देखें कि पोएम्स लिखा हुआ तो ये प्लूरल है तो ये आप इस तरह से कर दें दिस इज द ओनली वन ऑफ आवर पोएम्स दैट आर वर्थ रीडिंग, तो ये भी गलती नहीं होगी, ये भी ब्लंडर होगा। देखिए आप इसको समझें, वन ऑफ आवर पोएम्स, एक पोएम की बात हो रही है, तो आपका ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, इसलिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन को सिंगुलर फॉर्म में शो करना है तो दैट के साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज करना है उसके जो आपका पर्सन है और जो उसका नंबर है उसको आपने उस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब है उसकी मदद से शो करना है। आपने रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म को चेंज नहीं कर देना। अब ये दैट का दोस्त बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर ये यूज हो रहा है। अगर ये इस तरह से हो ना, दैट इज अ गर्ल, दोज आर द गर्ल्स, तो फिर इसकी फॉर्म चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है तो आपने इसको दोज नहीं कर लेना गलती से, ये भी ब्लंडर होगा।
रिलेटिव प्रोनाउन में जो आपका प्रोनाउन है उसकी फॉर्म सेम ही रहेगी, चाहे आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है, चाहे पर्सन प्लूरल है, चाहे आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड में है, थर्ड पर्सन में है, चाहे आपके एंटीसीडेंट का पर्सन कोई भी है, आपके एंटीसीडेंट का सिंगुलर है वो या प्लूरल है, आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फॉर्म सेम रहेगी, उसकी वर्ब जो है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो वर्ब से आपने रिप्रेजेंट करना है अपने जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पर्सन को भी और नंबर को भी। लेकिन रूल यही है कि ये दो रूल आपने ध्यान में रखने हैं कि नंबर और पर्सन के लिहाज से रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट को अग्री करेगा और अपने नंबर एंड पर्सन को वो शो करेगा अपने वर्ब की मदद से, ना कि इटसेल्फ अपनी फॉर्म की वजह से। जी, अब हमने बात कर ली है नंबर एंड पर्सन की, अब थोड़ा सा केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन डज नॉट डिपेंड ऑन द केस ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। जी, ये भी बड़ा अहम रूल है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो नंबर एंड पर्सन के लिहाज से तो एंटीसीडेंट से एग्री करेगा, लेकिन आपके रिलेटिव प्रोनाउन का जो केस है वो आपके एंटीसीडेंट के केस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए ये हम एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस को देखते हैं तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे पिछली वीडियोस में भी मैं वक्तन फक्तन आपको क्लियर तो करता रहा हूं ये बात। अली इज द बॉय हु वेंट देयर। अली लड़का है, अली वो लड़का है जो वहां गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अली इज द बॉय whom I met। अली लड़का है जिससे मैं मिला। अली इज द बॉय, अली वो लड़का है whose bike I have, जिसकी बाइक मेरे पास है। आयशा इज द गर्ल टू whom I spoke। आयशा वो लड़की है जिससे मैंने बात की। अब देखें ऊपर वाले तीनों सेंटेंसेस के अंदर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom एंड whose हैं, इनका एंटीसीडेंट बॉय है, सेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केस इसका सेम ही यूज हो रहा है। बॉय की जगह ही भी हो सकता था, शी भी हो सकता था, तो केस सेम है। ठीक है, अब बॉय आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, सेकंड में वो अक्यूजेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, थर्ड सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है उसका पोजेसिव या जेनेटिव केस यूज हुआ है। इसका मतलब है कि आपका एंटीसीडेंट का यहाँ पे ये यूज हो रहा है पर्सन, इसका केस जो है वो बॉय है, फर्ज करें ये नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका यानी बॉय जो है फर्स्ट सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। अब आपका जो है अगर आप इसको इस तरह से देखें, अली इज द बॉय, इस सेंटेंस को इतने को ले लें तो आप कह सकते हैं कि बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का। तो आप इसको चाहे नॉमिनेटिव केस कह लें या आप इसको चलें ये कह लें इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से कि ये अक्यूजेटिव केस में यूज हुआ है। बॉय जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, फर्ज कर लें तो आप देखते हैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है पहले सेंटेंस में वो नॉमिनेटिव फॉर्म में, दूसरे में अक्यूजेटिव में, तीसरे में क्या है वो आपका पोजेसिव फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है, ये रूल हमारा साबित हो गया कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका केस जो है वो एंटीसीडेंट के केस से अग्री नहीं करता। वो केस आपने अपने रिलेटिव प्रोनाउन का जो केस है वो आपने सेंटेंस की सेंस के मुताबिक यूज करना है। अब देखें केस कैसे आपने यूज करना है, उसके लिए मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी रूल बता चुका हूं। अब आपको ये ट्रिक जो है मैं रिवाइज कर रहा हूं, रूल तो नहीं ट्रिक है। देखें आपने रिलेटिव प्रोनाउन का केस कौन सा यूज करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है उसको रिलेटिव क्लॉज के साथ मिला देंगे। रिलेटिव क्लॉज के साथ मिला के फिर आपने चेक करना है कि आपका जो एंटीसीडेंट है क्लॉज के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है या एज एन सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो जो उसका केस फिर बनेगा उस हिसाब से आपने रिलेटिव प्रोनाउन का केस यूज करना है। इसको समझें। अब अली इज द बॉय हु वेंट देयर, अली लड़का है जो वहां गया। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है, किसको रिलेट कर रहा है, बॉय को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब इसका एंटीसीडेंट बॉय है। अब आपने इस एंटीसीडेंट को इस रिलेटिव क्लॉज के साथ मिला के पढ़ना है। द बॉय हु वेंट देयर, द बॉय हु वेंट देयर, इतना सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखें तो एक्शन क्या हो रहा है, पहले ये देखें एक्शन, एक्शन वेंट जाने का फंक्शन हो रहा है। कौन परफॉर्म कर रहा है, बॉय परफॉर्म कर रहा है। तो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, देयर यानी वहां पर गया। तो इसका मतलब है अगर हम इसको सेंटेंस को इतने को देखें द यानी एंटीसीडेंट को रिलेटिव क्लॉज के साथ मिला दें, द बॉय हु वेंट देयर, तो इसमें पता चलता है कि बॉय जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है।
तो लिहाजा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो चूंकि इसको बॉय को कर रहा है रिलेट, तो हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हु यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यू नहीं यूज करना है, होम यूज करना है? उसका भी यही ट्रिक है कि आप इसके एंटीसीडेंट को इसके साथ मिला के पढ़ें और देखें एंटीसीडेंट रिलेटिव क्लॉज के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आप जो है वो अपना रिलेटिव प्रोनाउन का केस चेंज कर लेंगे। अब देखें द बॉय हुम आई मेट, लड़का जिससे मैं मिला। अब इसमें देखें फंक्शन क्या हो रहा है, मिलने का। कौन परफॉर्म कर रहा है? बॉय नहीं परफॉर्म कर रहा, आई परफॉर्म कर रहा है। बॉय से तो मिला जा रहा है, इसका मतलब है अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, आई सब्जेक्ट बन रहा है और बॉय जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका मतलब बॉय ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या एक्यूसेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म या एक्यूसेटिव फॉर्म क्या है? हुम। तो लिहाजा यहाँ पे हम होम यूज करेंगे। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, बॉय को मिलाएं आप रिलेटिव क्लॉज के साथ, द बॉय हुज बाइक आई हैव। अब इस स्ट्रक्चर में फंक्शन क्या हो रहा है? बाइक के होने का फंक्शन हो रहा है। तो कौन परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, आई परफॉर्म कर रहा है, आई सब्जेक्ट है। अब द बॉय जो है ये भी सब्जेक्ट ही बन रहा है, लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये आपका जो बॉय है इसका जो है, जो मैंने ऊपर वाला ट्रिक का आपको बताया है ना कि आपने एंटीसीडेंट का एक्शन देखना है आपने रिलेटिव क्लॉज के अंदर। ये आपके नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव के लिए जो ये ट्रिक है ये चलेगा। ठीक है, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज करना है या एक्यूसेटिव फॉर्म में यूज करना है। इन दो चीजों के लिए चलेगा। पोजेसिव फॉर्म के लिए ट्रिक नहीं चलेगा। पोजेसिव फॉर्म में आपने सेंटेंस की सेंस को समझना है। एक्चुअल में बात हो रही है बाइक की, और बाइक किसकी है? लड़के की है। तो जब इस बॉय का बाइक के ऊपर पोजेशन शो करना है तो रिलेटिव प्रोनाउन हम फिर उसकी पोजेसिव जो है फॉर्म को, पोजेसिव केस को यूज करेंगे। तो लिहाजा बॉय के बाइक के ऊपर पोजेशन को शो करने के लिए हम जो है हुज इस्तेमाल करेंगे। ये जो हुज का यूज है ना, ये इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, ये क्लियरली नजर आ रहा होता है। प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को ये समझने में कि हु कहाँ पे यूज करना है और हुम कहाँ पे यूज करना है। तो उसका मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वो ये है कि आपने उस जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका जो एंटीसीडेंट है उस एंटीसीडेंट को रिलेटिव क्लॉज के साथ मिला के पढ़ना है, और फिर उसमें आपने देखना है कि उस क्लॉज के हिसाब से जो उसका एंटीसीडेंट है उसका एक्शन क्या बन रहा है, और एक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अगर तो आपका एंटीसीडेंट जो है वो रिलेटिव क्लॉज में एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपका एंटीसीडेंट जो है वो रिलेटिव क्लॉज के अंदर एज एन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये आपका यानी नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव के लिए तो ये सिंपल सा ट्रिक है। जो आपकी पोजेसिव फॉर्म है उसके लिए ये ट्रिक नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके लिए बस आपने सेंटेंस की सेंस में समझना है कि चूंकि पोजेशन शो हो रहा है यानी एंटीसीडेंट का पोजेशन शो करना है बाइक के ऊपर, तो लिहाजा हमें जो है पोजेसिव केस के अंदर जो है वो यूज करना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन को। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, आयशा इज द गर्ल टू होम आई स्पोक। तो इसमें भी ऐसे ही आप देख सकते हैं कि द गर्ल टू होम आई स्पोक। तो अब यहाँ इतने सेंटेंस को देखें तो बेसिकली बोलने का एक्शन हो रहा है स्पोक का। तो कौन कर रहा है ये एक्शन? गर्ल नहीं कर रही, आई कर रहा है। उसका मतलब आई सब्जेक्ट है, गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि उससे बात की जा रही है। जो गर्ल है वो स्पोक जो एक्शन है वर्ब का उसको रिसीव कर रहा है। तो गर्ल ऑब्जेक्ट है इस स्ट्रक्चर में, यानी एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव क्लॉज इस स्ट्रक्चर में गर्ल ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा रिलेटिव प्रोनाउन की हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हु की हुम यूज करेंगे। तो किस्सा बुक से ये है कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो पर्सन में और नंबर में तो एंटीसीडेंट को अग्री करता है, लेकिन केस के लिहाज से वो एंटीसीडेंट से अग्री नहीं करता। और दूसरी अहम बात कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके नंबर को और पर्सन को शो करने के लिए हम उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, हम उसके साथ वाले वर्ब की फॉर्म से जो है रिलेटिव प्रोनाउन के नंबर को और पर्सन को शो करेंगे। तो व्यूअर्स लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो पुराने व्यूअर्स हैं वो वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं। हमने पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, अभी हमारा चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद
प्रोनाउन की ये जो कैटेगरी रिलेटिव प्रोनाउन है ये सबसे बड़ी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसको यूज़ करने में। तो मैं ये अक्सर ही कहता होता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन जब स्टूडेंट्स को ठीक तरह से यूज़ करना आ गया तो समझ लिया उनको इंग्लिश जो है लिखनी और पढ़नी और बोलनी आ गई। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता है। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाता हूँ, तो इसको भी समझाने के लिए फिर जब मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑर्गेनाइज की तो 15 वीडियोस के अंदर ये टॉपिक कवर हुआ है। और उसमें ऐसे ही है कि एक वीडियो में जो आप चीज़ पढ़ते हैं वो अगली वीडियो में आपके काम आती है। एक कंसेप्ट आपका एक वीडियो में क्लियर होगा तो उससे अगला जो एडवांस कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप 15 वीडियोस में जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि चीज़ें आपके लिए बोरियस नहीं होती, आप बड़ा ईजी फील करते हैं, गैर महसूस तरीके से चीज़ों को सीखते चलते जाते हैं, आपको बोझिल नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स नहीं लगती चीज़ें, क्योंकि उसको स्टेप्स में मैं बाइफरकेट कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 15 वीडियोस हैं। अगर हम इनकी बात करें तो पहली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन है कि ये होता क्या है, सेकंड वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया गया, तीसरी वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड होम का कंपैरिजन करवाया गया कि हु को कहाँ पे यूज करते हैं, होम को कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन दोनों के यूज में। फोर्थ वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज देखा है। अब नेक्स्ट जो है ऑनवर्ड इंडिविजुअल रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑर्गेनाइज करनी पड़ी है। फोर्थ वीडियो विच पे है, फिफ्थ वीडियो दैट पे है कि दैट को यूज कैसे करना है। सिक्स्थ वीडियो में रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को समझाया गया डिटेल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के यूज को समझना चाह रहे हैं। सिक्स्थ वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन दैट एंड विच का कंपैरिजन करवाया गया कि दैट को कहाँ पे यूज करना है, विच को कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, अक्सर ये गलत यूज कर लेते हैं, तो इसको बड़ा डिटेल में क्लियर करवाया गया है। उसके बाद जो हमारी 8th वीडियो है उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज जो है वो देखा है। 9th वीडियो के अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन देखा है कि एज जो है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो नंबर 10th में हमने ये देखा है कि वर्ड बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज करेंगे। वीडियो नंबर जो 11 है उसमें हमने ये देखा है ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को डिफरेंट सेंटेंसेस में हम किन सिचुएशन में रिमूव कर सकते हैं। 12th वीडियो में हमने ये समझा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उनको हम किन सिचुएशंस में जो है वो रिमूव कर सकते हैं, यानी ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा 12th वीडियो का टॉपिक था। ये हमारी 13th वीडियो है, इसमें हमने समझा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये नंबर में, पर्सन में और केस में अपने एंटीसीडेंट से किस तरह से अग्री करता है। 14th वीडियो है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन किस तरह से वेरी करती है। उससे बाद जो 15th वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसमें हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे कि वो क्या होते हैं। इसके बाद जो है 3-4 वीडियो जो हैं वो हैं करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइजेज हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, ताकि जो कुछ आपने इन 15 वीडियो में पढ़ा है आपको उसकी असेसमेंट भी हो जाए कि आपको कितना समझा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि ये सारे रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आपकी राइटिंग के अंदर डेवलप हो जाएं। तो व्यूअर्स, अगर तो आप सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का इसके एंटीसीडेंट के साथ अग्रीमेंट को ही समझना चाहते थे तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा दिया है, आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो फिर आपको ये सारी की सारी जो 15 से 20 वीडियो हैं इस टॉपिक के ऊपर ये देखनी पड़ेंगी बड़े गौर से। जॉब थोड़ी सी हैक्टिक है लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में ना पड़ा पड़े, कम कंटेंट के झांसों में ना आया करें, शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़ा करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक टॉपिक के लिए जब आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना तो वो टॉपिक पूरा कवर ही नहीं होता, फिर आपको मजीद काफ़ी सारी वीडियोस को देखना पड़ता है, काफ़ी सारी बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है, तो वो आपका टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा आपको यह है कि एक ही जगह पर आपको सारा मटीरियल मिल जाएगा। जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो कंप्लीट होगा, उस टॉपिक को आपको मजीद कहीं और से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।